नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजेश शर्मा। आज हमारे बरेली शहर में ज़फ़र सरेशवाला हमारे साथ हैं। ज़फ़र सरेशवाला किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। ये एक बहुत बड़े बैंकर, इकोनॉमिस्ट, कैटलिस्ट और इस पूरे भारत में और इस पूरी दुनिया में भारत के नाम को ले जाने वाले और एक बहुत ही ख़ास मकसद से इस समय काम कर रहे हैं, तालीम और तरबियत। तालीम और तरबियत मुस्लिम बच्चों को देने वाली उनकी एक शिक्षा का पहल का हिस्सा है। ये उन्हीं से पूछेंगे तो ज़्यादा बेहतर लगेगा। आइए आपकी मुलाकात ज़फ़र सरेशवाला से करवाते हैं। ज़फ़र साहब, आप एक बैंकर हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं और फिनेंस में आप बहुत ज़्यादा दखल रखते हैं। तो ज़रा ये बताइए कि जो इस समय हालात हैं हमारे देश के और जिस तरह से ग्लोबलाइजेशन के बैरियर्स खुल गए हैं इस समय, तो आपने चूंकि पूरी दुनिया को फाइनेंस के तौर पर देखा है, तो भारत के कैसे हालात हैं दुनिया के फलक पर? देखिए, असल में मैं बैंकर तो नहीं हूँ, लेकिन एक बिजनेस फैमिली से ताल्लुक़ रहा है पूरी ज़िंदगी। और मैं हमारी यूँ समझ लीजिए 5वीं पुश्त है। हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर ने 1890 में कारोबार शुरू किया था, तो वो अभी भी चल रहा है। लेकिन हम लोग फिनेंस में एंटर हुए 89-90 में, तो तब से फाइनेंस की दुनिया से ताल्लुक़ रहा है। सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, बल्कि लंदन में, न्यूयॉर्क में, जर्मनी में। और फाइनेंस की जो दुनिया, और ख़ास तौर से स्टॉक मार्केट, कैपिटल मार्केट जिसको हम कहते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जो है, उससे एक लंबा साथ रहा है। तो जो आपने बात पूछी, देखिए अब जो है ना, वो बैरियर ख़त्म हो गए बिल्कुल जी। यानी हम लोग जब थे तो हमको मालूम ही नहीं होता था वो दुनिया में क्या होता है। जब हम लोग बड़े हुए, और बल्कि बम्बई में क्या होता है वो कलकत्ते में नहीं पता होता था जी। यानी मैं स्टॉक मार्केट की बात करूं आपको, तो उस ज़माने में एक आर्बिट्रेशन एक चीज़ होती थी। यानी कलकत्ते में लोग खरीदते थे और बम्बई में बेचते थे जी। बम्बई में बेचते थे और कल मद्रास में इतनी दूरी में भी इतने दूर ट्रेडिंग चल जाती पता नहीं चलती थी, क्योंकि कम्युनिकेशन या कुछ था ही नहीं। ये सब हमने देखा है। कंप्यूटर पे जब ट्रेडिंग होता है, इसका तो ख्वाब भी नहीं था, क्योंकि वो ज़माने में जब हम लोग स्टॉक मार्केट में थे तो वो पूरे एक ट्रेडिंग रिंग बोलते हैं उसको, उसमें लोग होते थे। दुनिया बहुत बदल गई है, और उसमें ये हुआ है कि कुछ चीज़ों में तो हम बहुत आगे निकल गए दुनिया से। ख़ास तौर से हमारा जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी, आप उसकी जो ट्रेडिंग की जो स्पीड है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। यानी दुनिया के किसी एक्सचेंज में इतनी तेज़ी की स्पीड नहीं है। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें जो डिजिटलाइज हो गया है जो पूरा, तो उसमें तो हम बहुत आगे हैं बहुत सारी चीज़ों में। और अब ऐसा रहा नहीं कि आपके पास कोई अच्छी चीज़ यहाँ है तो अमेरिका में भी आपकी उस चीज़ को यहाँ पैसे डालने वाले मिलेंगे आपको। तो अब वो बैरियर जो थे वो तो ख़त्म हो गए। यानी ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, अब एक ही दुनिया है अब। तो उसमें हिंदुस्तान की पोजीशन ज़्यादा अच्छी इसलिए है कि हमारे यहाँ जो एक, अब आप देखिए ना कि जितने इंजीनियर कितने निकलते हैं हमारे यहाँ, जो नंबर ऑफ इंजीनियर्स निकलते हैं, ग्रेजुएट निकलते हैं, हमारे यहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट निकलते हैं। जो पूल टैलेंट का हमारे वहाँ निकल रहा है जी, वो बहुत बड़ी तादाद में निकलता है जी। अब जैसे मैं बात करूं कि इतना बच्चा निकल रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे अब विदेशों में भी बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन जो मुस्लिम कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी में शिक्षा का हमेशा से अभाव रहा। और ऐसा नहीं, अच्छे परिवारों के बच्चे पढ़ भी रहे थे, अच्छे काम भी कर रहे थे, आगे भी बढ़ रहे थे, लेकिन फिर भी एक बहुत गहरी फाक थी, बहुत बड़ी फाक थी। और अब हालात बदले हैं, लोगों का नज़रिया बदला है, परिवारों का माहौल बदला है, तो बहुत सारे बच्चे, मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी स्थिति जो है वो थोड़ी सी मुश्किल है। तो अभी आप जो तालीम और तरबियत लेके आ रहे हैं, उसमें किस तरह के मुसलमान बच्चों की आप मदद करना चाहते हैं? देखिए, जो आपने बात कही वो मैं कहूँगा कि हाँ बिल्कुल, यानी उसमें कसूर किसी और का नहीं, हमारा ही है। यानी हम लोगों का कसूर है। मैं आपको, हम जिसको गुजरात मॉडल बोलते हैं कि 2002 में जो फसाद हुए थे, हम सब जानते हैं। मैं तो खुद विक्टिम था, मेरी फैक्ट्री जल गई थी, घर जल गया था, ऑफिस जल गई थी, और ऐसे हज़ारों मुसलमानों का कारोबार ख़त्म हो गया था। सब हुआ था सबके सामने, जो जाने गई थी वगैरह। उस वक्त मुसलमानों ने एक बात तय की कि भाई
यानी मुझे याद है कि ये 2002, हम उसको अब है ना बिफोर 2002 और आफ्टर 2002 बोलते हैं। तो उससे पहले अहमदाबाद शहर में सिर्फ 2 मुस्लिम रन स्कूलें थी। एक अंजुमन इस्लाम जो खान अब्दुल गफ्फार खान ने शुरू की थी 100 साल पहले, और एक 1947 में रिपब्लिक के नाम से गांधी जी ने शुरू की थी, और एक मुस्लिम ग्रुप 80s में आया था फलाह दारेन के नाम से, FD। बस उसके अलावा कोई मुस्लिम रन स्कूल नहीं थी। कॉलेज तो सवाल ही नहीं पैदा होता, यूनिवर्सिटी का ख्वाब भी नहीं था। 2002 में मुसलमानों ने तय किया कि भाई अगर हमको कुछ करना है तो हमको अपने आप को तालीम में लगाना पड़ेगा। तो उस वक्त मैं तो इंग्लैंड में था, लेकिन मैं उनको ये कहता था, जो लोग थे जिनके अंदर में ये समझ आई थी, मैं उनको कहता था कि देखो बेसिक एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी बेसिक ही नहीं है हमारे पास, तो हमें दूसरा कुछ नहीं करना है, स्कूल कायम करनी चाहिए हमको। तो हम लोगों ने भी की, और एक गुजरात सार्वजनिक के नाम से अफजल मेमन साहब एक हैं हमारे बिजनेसमैन अहमदाबाद के, उन्होंने शुरू किया, और भी लोगों ने शुरू किया जी। तो उसमें मेरी फैमिली ने उस वक्त 2 लड़कियों की स्कूल ले ली कि भाई हम चलाएंगे उसको। और हमेशा ये कहते हैं ना, देखिए कोई बहुत बड़ी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती, आदमी का अज़्म और इरादा असल है। जी जी exactly. लोग समझते हैं ना पैसे होने चाहिए, जगह होनी चाहिए, तो मैं कहता था इरादा काफी है, बस इरादा है। और हमने कहाँ से शुरू किया, मैं आपको वो मिसाल देता हूँ, और ये मैं लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि ये एक स्कूल थी जो पहले जो हमने ली, वो किसी ने किसी ज़माने में शुरू की थी। अब वो बेचारे गरीब इलाके में चलाते थे स्कूल, तो गरीब इलाके में 100 रुपये की फीस भी नहीं मिलती थी। अब 100 रुपये की फीस भी नहीं मिलती थी तो टीचर कहाँ से लाएंगे, तो वो बंद कर दी। तो वो स्कूल हमने सबसे पहले जो गुजरात सार्वजनिक ने ली, और फिर हमने कहा चलो हम इसको चलाएंगे। तो हमने क्या किया, मैं और हमारे जो लोग बैठे, मैंने कहा सबसे छोड़ो, चैरिटी बिगिंस एट होम। मैंने सबसे पहले अपनी वाइफ को पूछा कि तुम कितना वक्त दोगी, फिर हमारी भाभी को, मेरी बहनों को, कजिन्स को, हमारे फैमिली में कोई भाई, किसी ने मैथमेटिक्स में मास्टर्स किया था, किसी ने फिजिक्स में किया था, किसी ने इंग्लिश पढ़ी थी। मैंने अपनी फैमिली की 55 औरतों को जमा किया। मैंने बोला लो तुम कितना वक्त दोगे, और वो औरतें तैयार हुई और उन्होंने वो स्कूल शुरू की। उसमें 1250 गरीब बच्चियां थी, बहुत ही गरीब इलाके की। अब एक बात देखिए, जब आप चलते हो ना, बोलते हैं ना वो मैं अकेला ही चला था, मंदिर की तरफ लोग जुड़ते गए, ऐसा होता है, कारवां बनता गया। अब ये औरतें जो थी, भाई मैथमेटिक्स आना और मैथमेटिक्स पढ़ाना अलग चीज है, इसलिए टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज होती है। ठीक बात है। तो हमारे यहाँ एक हिंदू ट्रस्ट है, CN विद्यालय, जहाँ पर उनकी स्कूल में एक भी शायद मुसलमान नहीं होगा। उनको जब पता चला तो उन्होंने हमको कहा कि भाई हम आपकी जो टीचर्स हैं ना, हम उनको ट्रेन करेंगे फ्री में। हिंदू है, 2002 के बाद का माहौल है। तो मैं हमेशा कहता हूँ ऐसा नहीं है भाई, ये हमारे अंदर की सोच होती है। उन्होंने ये औरतों को ट्रेन किया कि भाई पढ़ाना कैसे। अच्छा, उनको मालूम है कि मुसलमान बच्चियों को ही पढ़ाने वाले हैं, तो नहीं पढ़ाते, नहीं आते सामने, लेकिन नहीं, अच्छा काम करते यार। तो वो स्कूल हुई। उसके बाद एक और स्कूल हमने ली गरीब बस्ती में, और आप नहीं मानेंगे कि कौन से बच्चे आते थे। ये तब पता चला कि हमारे समाज में, और फिर बाद में पता चला ये कोई मुसलमान का मसला नहीं है, ये हर गरीब का है। एग्जैक्टली। इसलिए मुझे तब जब हमने काम शुरू किया तो मुझे लगा कि ये अंडर प्रिविलेज जो है ना, ये कोई कास्ट नहीं है, ये क्लास है जी। अगर ब्राह्मण भी है और गरीब है तो उसका हाल भी वैसा ही है जो गरीब मुसलमान। बिल्कुल फर्क नहीं है। गरीब मुसलमान गरीब बस्ती में चले जाओ, बिल्कुल दुरुस्त, हिंदू गरीब बस्ती में चले जाओ, सेम है कंडीशन से, उसका भी बेचारे का पूछने वाला नहीं है। तो जब हम लोगों ने ये शुरू किया तो देखा कि यार वो झोपड़पट्टी से बच्ची आती है, उनको है ना, तो हमारी भाभी और मेरी बहन फुल टाइम उसमें लगी, तो वो ऐसे ऐसे आते थे। अब आप बताइए, 7 फुट बाय 5 फुट के घर में रह रहे हैं, उसी में टॉयलेट भी है, उसी में खाना भी पकता है, रात को 1 बजे पकता है। वो बच्ची कब सोएगी, कभी उसको, तो वो जो स्कूल में आती थी तो उनका मेंटल वो भी करने का काम किया। फिर हमने देखा कि यार ये गरीब बच्चियां हैं, तो हमने स्कूल जो है ना एकदम प्लश बनाए, बेस्ट बोलते ना, जो DPS और जो बड़ी बड़ी कॉन्वेंट स्कूलें होती है ना, ऐसी। क्योंकि वो बच्ची जब स्कूल आती थी ना, उसको लगता था यार ये तो मैं जन्नत में आ गई। बिल्कुल ठीक बात है। फिर हमने उस जमाने में एक इनिशिएटिव शुरू किया, एक और, कि मैंने देखा कि लड़कियों की जो ड्रॉप आउट रेट क्यों है, ये हमने स्टडी किया। तो बाद में पता चला कि जब एडोलेसेंट हो जाती है बच्ची
तो उसकी जो लड़कियों की एक अपनी उनकी रिक्वायरमेंट होती है, तो हमारी स्कूलों में टॉयलेट ही नहीं होते। हमने देखा कि टॉयलेट है तो चलते नहीं है, पानी है तो पानी नहीं है, फ्लश नहीं है। वो बच्ची क्या करेगी, वो जो उसकी जो रिक्वायरमेंट है जो एडोलेसेंस में। तो हमने कहा यार, हमने उस वक्त एक अहमदाबाद का ट्रस्ट है हमारा, उसका नाम है युवा अनस्टॉपेबल के नाम से। तो उनका एक काम था, और वही कि भाई ये स्कूल तो पता नहीं कब बनेगी नहीं बनेगी, जो म्यूनसिपैलिटी की स्कूलें हैं उसको रिफर्बिश करो, या जो स्कूल है किसी की, तो 5 लाख रुपए में हम वो स्कूल को नहीं बना देते थे। कलर करते थे, व्हाइट वॉश कर देते थे, बेंचेज अगर ठीक नहीं है, और टॉयलेट बनाते थे। सबसे ज्यादा हमने टॉयलेट, ये मोदी साहब का हमारा पुराना है, ये तो बात कर रहा हूं मैं गुजरात की, कि भाई तुम टॉयलेट बनाओ। तो हम हर स्कूल में क्या करते थे, टॉयलेट बनाते थे और शावर भी डालते थे। इसलिए कि वो जो झोपड़पट्टी की बच्ची आती, वो तो कभी नहाती ही नहीं थी बेचारी, कहाँ नहाएगी। तो हमने क्या किया, टॉयलेट्स खूब बनाए, फ्लश का इंतजाम किया। हमने देखा कि उससे जो है ना, हमारी जो पूरी जो ड्रॉप आउट रेट है ना, एकदम हाँ, यानी कि आपने उनको एक माहौल भी दिया, आपने उनको मतलब छोटी छोटी सुविधाएं, सुख सुविधाएं छोटी है, नहाने की, पखाना जाने की, या किसी और चीज की, या खाने जो की, प्राइवेट जो बेचारी की रिक्वायरमेंट है। जी जी। अब अच्छा, खर्च कितना होता था, 5 लाख रुपए। भाई आप किसी को बोले यार देखो मुझे 5 करो, तो 5 करो, बोलेगा यार ये तो होगा ही नहीं। तो वो क्या होता है, इसलिए आप बड़ी बातें करते हैं ना, बड़ी बात करते हैं, तो आदमी सोचता है यार, अब उसको बोलो कि नहीं तुम यार एक काम करो ना, 5 लाख रुपए में अगर 1 लाख, तो बोलते हैं हाँ 1 लाख में तो देने के लिए तैयार हूं। तो हमने क्या किया, बड़ी बातें छोड़ो जी। मेरे पास लोग आने लगे ना, तो मैंने बोला यार देखो ये एनजीओ छोड़ो, कब गवर्नमेंट की सरकार देती नहीं है, किसी को नहीं देती सरकार। इनिशियली जो भी हम कर सकते हैं, तो क्या नहीं, तो मैं क्या बोलता था, तुम्हारा घर है, तो बोले हाँ। कितने कमरे हैं, 3 हॉल और एक। भाई एक काम करो, सुबह 9 बजे से 5 बजे तक वो हॉल के अंदर आप स्कूल चला सकते हो, शुरू करो वहां से। ऐसे करके हमने शुरू किया। आज आप नहीं मानेंगे, अहमदाबाद शहर में 2002 में 3 स्कूलें थी, अभी 60 से ज्यादा है खाली स्कूल है। और यही मॉडल लोगों ने बड़ौदा में किया, यही भरूच में किया, यही राजकोट में किया। भाई दूसरा हॉस्पिटल, और तीसरा कारोबार कैसे करना। जो फुटपाथ पे करता था, तो हम लोगों ने उनकी क्लासेस ली। जो फुटपाथ पे जो हमारा कारोबार करता है ना, जो क्या ठेला लगाते हैं बेचारे, फड़ लगाते हैं, फड़ लगाते हैं, तो हमने उनकी, एक हमारे एक्सपर्ट आए थे, मैं भी गया एक बार, तो मैंने देखा कि एक आदमी भाई समोसे बेचता है, तो हमने उसको बोलते ना, यू जस्ट नीड टू, बोलते ना वो घड़ा पॉलिश करना, वो कुम्हार क्या बोलते हैं, कुम्हार बोलते हैं आप, कुमार बोलते हैं। वो कुमार क्या करता है, हाथ लगाता है ना, खाली सपोर्ट करता है। तो ऐसे ही इसको, तो हमने एक समोसा बेचने वाला था, मैंने कहा यार तुम यूं देते हो तो तुम्हारे 10 रुपए में 2 जाते हैं। तुम अगर ये प्लास्टिक की जो थैली है, बैग है, या जो या पेपर का कप बना लो, उसके अंदर डालोगे, तो ये 10 में जो बेचते हो ना, वो 15 में जाएगा, और तुम्हारा खर्च कितना होगा, 1 रुपया। यानी 1 रुपया खर्च करने से तुमको तुम्हारी प्रॉफिटेबिलिटी 4 बढ़ जाएगी। तो ऐसे जो फुटपाथ पे कारोबार करते थे, हमने उनको बताया कि देखो कैसे आदमी दुकान को छोड़कर तुम्हारे पास कैसे आएगा। अच्छा, ये काम तो आपने बेसिक लेवल्स पे किए, और इसका अच्छा असर आया। वो इसलिए भी आया क्योंकि जो गरीब बच्चे थे उन्होंने उस चीज़ को अपनाया, समझा, उनको वहाँ अच्छा लगा। लेकिन अभी जो आपकी ये तालीम और तरबियत पूरे मुल्क में मशहूर हो रही है, और इसको काफ़ी बल मिल रहा है, और बहुत बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी हस्तियाँ इसके साथ जुड़ रही हैं, ये दरअसल आप इसमें कैसी मदद कर रहे हैं? देखिए, फिर हमको लगा कि हम ये भी असल हमने शुरू किया था मुसलमानों के लिए ओरिजिनली, और वो ये इसलिए शुरू हुआ था कि उस ज़माने में, इन्हें गुजरात की मैं बात कर रहा हूँ 2007-8 में, तो मोदी साहब हमको कहते थे कि भाई तुम अपनी कौम को पढ़ाओ और बढ़ाओ। ये मोदी साहब का डायलॉग था कि पढ़ाओ और बढ़ाओ। तो हम लोगों ने अवेयरनेस, भाई एजुकेशन की अवेयरनेस, यानी हमारा हाल तो ये था मुसलमानों का कि तालीम तो बहुत बात की बात है, अरे भाई तालीम कितनी ज़रूरी है वो। और फिर हमारे गुजरात में वैसे भी हमारे यहाँ तो, यानी मुझे भी IAS ये बैच 84, बैच 89, ये मुझे अब तक 10 साल पहले तक नहीं पता था। हमारे यहाँ तो ये कुछ था ही नहीं कि ये UPSC की एग्जाम क्या होती है, या तो मुसलमानों में भी यही हाल था। तो हमने पहले अवेयरनेस का किया, फिर हमने इसको और बिल्टअप किया। तो मुझे वो जो आपने कहा कि मुझे लगा कि यार, क्योंकि मेरी जो फील्ड है फिनेंस की, और यहाँ सब पूरे हिंदुस्तान की, तो मैं हमेशा मैं देखता था कि यार हिंदुस्तान, यानी आज भी
यानी 140 करोड़ की हमारी आबादी है। डीमैट अकाउंट 15 मिलियन से ज्यादा नहीं है, यानी नॉट इवन 1%। तो मैं बोलता था अच्छा, जबकि दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ डेवलप कंट्री में, तो स्टॉक मार्केट में कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली एटलीस्ट 60% पॉपुलेशन का है। तो मैं हमेशा सर खुजलता था कि यार हमारे यहाँ 1% पे ये हाल है, अगर हमारी पब्लिक 10% आ जाए तो हम कहाँ चले जाएंगे। तो और फिर मुझे मैं लोगों में मिलता था, तो मैंने देखा कि यार हम लोग हैं ना फाइनेंशियली इलिटरेट है जनरली, मुसलमान नहीं सब। हमारा डॉक्टर ले लो, बहुत होशियार डॉक्टर है, लेकिन फाइनेंस के मामले में को पता ही नहीं है उसको ऑपरेशन करना बहुत अच्छा आता है, लॉयर है, इंजीनियर है, बल्कि फखर भी करते हैं कुछ लोग, यार मैं तो साइन कर देता हूँ चेक। अरे हमारे दुकानदार भी भाई, हमारे यहाँ गुजराती में एक कहावत है कि डूब गया बिजनेस, बोले इसलिए कि भाई वो वक्रो इटलो नफो, यानी जो गल्ला आता था वही नफा है। अरे भाई इसमें खरीद कितने की, क्या है इंटरेस्ट, तुम्हारा पंखा जो जला तुमने, ये सब लगो, ये तो आखिर के साल में पता चलता है। तो हिसाब किताब में हम लोग बहुत ही इसीलिए फेल हो जाते हैं। बहुत सारे लोन तो मिल जाती है बहुत अच्छे से, लेकिन रिपेमेंट नहीं मालूम कि भाई रिपेमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। तो एक ये मुझे लगा कि यार हम अपनी कौम को बेसिक फाइनेंस सिखाएं। दूसरा, ये इतनी बड़ी कैपिटल मार्केट है, जो स्टॉक मार्केट है, इतनी बड़ी दुनिया है यार, हमें मालूम ही नहीं है हमारे बच्चों को। यार आप अगर दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास को छोड़ दो, तो हमारे बच्चे देखते होंगे, बोलते हैं यार कौन सी चिड़िया का नाम है सेंसेक्स, भाई आज सेंसेक्स 35,000 हो गया, 40,000 हो गया, लेकिन मालूम ही नहीं है। तो ये क्या है भाई, निवेश कैसे किया जाए स्टॉक मार्केट में, इंस्ट्रूमेंट क्या क्या है, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या क्या अवेलेबल है उसमें, वहां से पैसा कैसे रेस करना उसमें। खास तौर से इसलिए मैंने अभी इस पर ज्यादा तवज्जो डाली कि ये सरकार ने इसको बहुत बार को नीचे कर दिया। यानी पहले हमारे ज़माने में, यानी आज से 8-10 साल 15 साल पहले, 10 साल पहले, आपको अगर कैपिटल मार्केट से पैसे रेस करने हो तो कम से कम आपकी 40-50 करोड़ की नेटवर्थ हो तो आप सोच सकते थे। इन्होंने उसको इतना नीचे कर दिया कि अब 1 करोड़ रुपए भी आप स्टॉक मार्केट से रेस कर सकते हो। उसको इन्होंने बहुत आसान भी किया। उसमें जो उसके जो कंडीशंस है, बहुत नॉर्मल, हमारा अच्छा कारोबार करने वाला जिसके पास अच्छे आइडिया, ही कैन रेज मनी। और वही तो एक वहीं से तो होता है। और मैं हमेशा कहा करता हूँ अपने लोगों को कि भाई अंबानी, अडानी या टाटा जो है ना हमारे मुल्क में, उनको ना सरकार ने पैसे दिए, ना उनको बैंकों ने दिए, उनको लोगों ने दिए। आप देखो अंबानी साहब जब लेके आते थे इशू, लोग लाइन में खड़े रहते थे, बोले नहीं यार। और मैंने कहा यार देखो, अगर आपके पास अच्छा प्रोजेक्ट है, अच्छी प्रोडक्ट है, तो कोई ये नहीं देखता कि मैं हिंदू की कंपनी में डाल रहा हूँ कि मुसलमान की कंपनी, वो तो देखता है ये प्रोजेक्ट में डाल रहा हूँ। तो ये हमारे लोगों को मालूम ही नहीं था। तो हमने सोचा कि ये एक हम बताएं। दूसरा जो आपने कहा कि दौर, आपने तालीम और तरबियत में आप बच्चों को क्या कर रहे हैं, वही जी। उसके बाद तीसरी चीज हमने देखी कि जो आज के दौर में है कि आइडिया से भी अब कारोबार हो सकता है। भाई पहले तो ये होता था कि भाई मुकेश अंबानी या गौतम अडानी का बेटा है, वही कारोबार में आ सकता है, जो बाप दादा के जमाने थे। अब तो अगर आप आइडिया है आपके पास, जैसे ट्विटर है, फेसबुक है, गूगल है, ये एक आइडिया थे। आज हमारे मुल्क में भी भाई स्विगी है, जोमेटो है, फ्लिपकार्ट है, बहुत सारे आइडिया, ओयो होटल वाले ने। अब आइडिया को कारोबार में कैसे तब्दील करना, तो फिर मैंने सोचा ये 3 चीजें हम अपने बच्चों को सिखाएं, ऑर्डिनरी बच्चों को। देखिए ये जो जैसे फाइनेंस बेसिक या कैपिटल मार्केट या एंटरप्रेन्योरशिप, जो IIM IIT के या जो टॉप कॉलेज के जो बच्चे उनको तो मिल जाता है, छोटे शहरों के बच्चों को। तो फिर हमने सोचा कि भाई एक हमने मॉडल बनाया कि हम कुछ नहीं करें, एक दिन की वर्कशॉप करें जिसमें हम स्टॉक एक्सचेंज के एक्सपर्ट जो है उनको लाएं, बल्कि हम तो स्टॉक एक्सचेंज के ही लोगों को लाते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से। अच्छा, मैंने देखा, और जो आपने पूछा था ना हिंदुस्तान का, क्योंकि मेरा तो पूरी दुनिया से ताल्लुक रहा है, खासतौर से कैपिटल मार्केट में, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जो ट्रेनिंग एकेडमी है, मैंने दुनिया में ऐसी कहीं नहीं देखी जो है। तो मैं उनको कहता था यार तुम वहाँ बैठे रहोगे मुंबई में, आओ। तो मैंने उनको बाहर निकाला, बिल्कुल तैयार हो गए, उनके लोगों को भेज रहे हैं। जैसे अभी आपके यहाँ प्रोग्राम में BSc के लोग आ रहे हैं, कभी NSE के लोग आते थे, तो वो बाकायदा स्टॉक मार्केट क्या है वो सिखाते हैं। इसी तरह बैंकिंग में हमने यूनियन बैंक, स्टेट बैंक में बात की, सेंट्रल बैंक में बात की, उन्होंने अपने लोगों को भेजना शुरू किया कि भाई बेसिक सिखाओ। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए हमारे मुल्क में टाई एक बहुत बड़ा काम करती है, जिसको TIE कहते हैं, द इंडस एंटरप्रेन्योर।
दुकान जो ओरिजिनली सिलिकॉन वैली में शुरू हुई थी, और उनका काम ही यह है कि कारोबार कैसे करना आइडिया से। भाई एक आइडिया है आपके पास, हमारे बच्चों को भी आइडिया आते हैं, लेकिन हमारे बच्चों के आइडिया वो इवेपोरेट हो जाते हैं क्योंकि कोई उठाने वाला नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि भाई देखो, तो लोग मुझे पूछते हैं कि जफर भाई आपका क्या मकसद है, तो मैं आपके माध्यम से बरेली वालों को बोलता हूँ कि देखो, जिस किस्म के लोगों को मैं लेके आ रहा हूँ ये बंबई वालों को भी नहीं मिल सकते। यानी मैं घोड़े तक पानी लेके आया हूँ, अब आपके अंदर है कितना पियो। इसलिए कि जो आपने देखा जिस किस्म के जो लोग आ रहे हैं ना, उनको मुझे दिल्ली में 1 घंटा लेना उन्हें तो नामुमकिन है। रजनीश कुमार साहब स्टेट बैंक के चीफ रहे, प्राइम मिनिस्टर जिनको अपने साथ लेके चलते हैं, बड़े बड़े दूसरे जो जी की एंकर है वो आ रही हैं, लखनऊ से जो आ रहे हैं जिनको दुनिया बुलाती है। कारोबार कैसे करना उनकी फील्ड है, हाउ टू वैलिडेट एन आइडिया। दिल्ली से एक और खातून आ रही हैं कौर, वो दिल्ली गवर्नमेंट एडवाइस लेती है उनसे। तो ऐसे वो वीरेंद्र राणा साहब अभी तो लैंड होने वाले हैं कैलिफोर्निया से, वो खास आ रहे हैं और बड़े उन्होंने काम किए, बड़ी बड़ी कंपनियां बनाई अपने आइडिया से। वो भी एक नॉर्मल वीरेंद्र राणा साहब आपके हरियाणा से इंजीनियरिंग करके बोलते हैं कि जफर भाई मैं $200 लेके गया था 95 में अमेरिका। तो ऐसे लोग मैं लेके आता हूं और वो फिर आपका जहन खोलते हैं। मेरा काम उस दिन खत्म हो जाता है जिस दिन ये बच्चे को लगा मैं भी कर सकता हूं। तो बस मैं यही चाहता हूं कि हमारे बच्चों को ये लगे नहीं मैं भी कर सकता हूं। यानी कि एक ऐसी तालीम आप दे रहे हैं कि वो अपनी तरबियत को बना सकें। अच्छा, लगभग 75 साल हो रहे हैं हिंदुस्तान को आज़ाद हुए और इस मुल्क के जो अब राजनीतिक हालात बदले हैं, तो अचानक से ऐसा क्या हुआ है कि राजनीतिक हालात बदलने से कि मुसलमानों में असुरक्षा की भावना पैदा हुई है। अभी जैसे बिल्कुल ताज़ा बयान है आज का, बरेली के ही है मौलाना, क्योंकि वो प्रोटेस्ट करने जा रहे थे कि उनको लगता है कि मुसलमानों का फ्यूचर जो है वो खतरे में है। तो आप तो चूंकि रहे हैं, आप तो सरकार के साथ भी रहे हैं, ये सारे काम भी देखते रहे हैं, ऐसा क्या लगता है कि मोदी सरकार से क्या खतरा है मुसलमानों को कि वो उन्हें असुरक्षा की भावना महसूस होती है? देखिए मैं एक बात बताऊं, कुछ लोग हैं दोनों तरफ जिसको हम अल्ट्रा राइट विंग, इधर के भी और उधर के भी, वो आज पैदा हुआ ऐसा नहीं है, वो हमेशा थे इस किस्म के लोग। मेजॉरिटी हिंदुस्तानी ऐसा नहीं है बिल्कुल। और मैं इसलिए कहता हूं कि मुझे किसी को अच्छा लगाना या बुरा लगाना नहीं है। अब मैं आया हूं नहीं यहाँ, मुझे एयरपोर्ट पे लेने कौन आए थे? सब हिंदू आए थे। अरे ये प्रोग्राम हो रहा है तो अच्छा मालूम है कि मुसलमानों को हम, तो वो नहीं आते ना। अच्छा मैंने तो अब तक ये मेरा 57th प्रोग्राम है हिंदुस्तान के अंदर जी। मुझे सबसे ज्यादा अगर सपोर्ट किया है इसमें तो हिंदुओं ने किया है। तो ऐसा नहीं। दूसरा मेरा तो कारोबार है, बाप दादा का हम लोग कारोबार से, आज भी हमारे सप्लायर जितने 90% हिंदू है जो हमको माल देते हैं, रॉ मटेरियल देते हैं या बहुत सारी, हमारा फिनिश जो प्रोडक्ट है वो अगेन 90% हिंदुओं के पास जाता है। तो अगर ये और ये आप बताइए ना कि ये कारोबार हो रहा है, रात दिन ये हो रहा है, अगर हिंदू नफरत करे अगर मुसलमान से, तो आप मुझे बताइए कि क्या वो मुसलमान इस मुल्क में जी सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, वो उनकी बात ही मत करो, जो है एक तबका और वो हमेशा रहता है, हर जमाने में रहता है, हर मुल्क में है। इस किस्म के लोग जो है ना हर मुल्क में हैं थोड़े बहुत, उनको छोड़ दो। बाकी भाई ट्रेन के अंदर लाखों लोग रोज सफर करते हैं, तो मुसलमान भी तो करते हैं ना। एक आध किस्सा, 2 किस्से आते होंगे। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, लेकिन आप वो 2, 4, 5, 10 किस्सों को लिंचिंग के भी हो रहा है, ठीक है, वो भी नहीं होना चाहिए। लेकिन ये कहना कि साहब मुसलमान जो है सुरक्षित नहीं है, ये बात गलत है, बिल्कुल मैं नहीं मानता उसको। है लेकिन वो होता रहता है, वो हर जमाने में ऐसे लोग आते हैं जाते हैं। और बहुत सारे लोगों की बातों को मैं इसलिए नहीं लेता। देखिए, एक तो सियासी लोग अगर हैं तो छोड़ दो उनको, उनका अपना एक, हर पॉलिटिकल पार्टी वाले का अपना एक, इसे उसकी बात को निकाल दो। मौलानाओं को भी मैं नहीं लेता क्योंकि उनकी भी विचारों की, लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि मुसलमान कौम जो है ना वो मौलानाओं से बहुत आगे निकल गई है। देखिए, मैं हमेशा मार्क करता हूं कि अभी हिंदू कम्युनिटी थोड़ा बहुत भी उनको देखती है, अपने महंत और उनको। मुसलमान तो बहुत आगे निकल गए।
वो तो मौलानाओं को बोलता है कि भाई मौलाना साहब आप नमाज पढ़ाओ मस्जिद में प्लीज, यहाँ मत आओ। तो मुसलमान बहुत बियॉन्ड है, इसलिए कोई मौलाना ठीक है वो बोल देते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो मैं हाँ, कोई मुझे पूछता है इस पर तो मैं बोलता हूँ भाई अभी है ना, पहले अपनी प्रायोरिटी सेट करो ना। हाँ ये भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है, लेकिन ये अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको पीछे रखो। अभी सबसे इंपॉर्टेंट है तालीम याफ्ता हो जाओ। अब मुझे एक बात बताइए, आपने जो बात पूछी उसका मैं पूछता हूँ आपसे, क्या हिंदुस्तान में मुसलमान यूपीएससी की एग्जाम की तैयारी ना करे उसके लिए उस पर कनपट्टी पे बंदूक रखी है आरएसएस ने, वीएचपी ने कुछ नहीं रखी है? मुसलमान कैट की एग्जाम ना देवे, नीट की एग्जाम ना देवे, है ऐसा है कहीं? या मुस्लिम व्यापारी को बैंक से लोन ना मिले। भाई बैंक वाला तो देखता ही नहीं है, वो तो क्या देखता है, ये एक आध ऐसा होता है, होते हैं ऐसे, उनको छोड़ दो। लेट्स टॉक ऑफ 80% ऐसा नहीं है। और दूसरा, मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं तबलीग जमात वालों का। तबलीग जमात वाले ने वो बिल्कुल टिपिकल एक होते हैं, दाढ़ी टोपी कुर्ता पजामा, एनी गिवन टाइम। अभी हम बात कर रहे हैं ना, अभी कम से कम 20-25 हजार तबलीगी मुल्क की किसी न किसी ट्रेन में घूम रहे होंगे। तो सबसे पहले किस पे आना चाहिए? अगर ये है माहौल मुल्क में तो वो तो तबलीगी तो कहीं जा ही नहीं सकता है जी, वो आजाद घूम रहा है। हाँ एक आध कभी हो गया, होता है। मैं तो देखिए नमाज एयरपोर्ट पे पढ़ता हूँ, ट्रेन में पढ़ता हूँ, जहां भी मैंने पढ़ी है, मुझे आज तक है, मैंने कहा ना थोड़े बहुत, लेकिन उससे आप ये नहीं कह सकते कि मुसलमान कोई असुरक्षित है, ये बात गलत है। अच्छा, आप चूंकि पूरी दुनिया में जाते हैं और फाइनेंस को भी देखते हैं और टेक्नोलॉजी को भी देखते हैं, भारत जिस तरह से विश्व शक्ति की बनने की बात कर रहा है, आपको लगता है कि जिस तरह से बाहर के मुल्कों में ज़्यादा तकनीक है, ज़्यादा सुविधाएं हैं, विकसित देश हैं, हम विकासशील देश हैं, तो जिस तरह से भारत विश्व शक्ति के रूप में अपने आप को कदमताल करने की बात करता है, आपको लगता है कि ये संभव है? हाँ देखिए, इसलिए कि हमारे यहाँ जो फाउंडेशन जो है वो बहुत स्ट्रांग है, खासतौर से एजुकेशन का। जो हमारे यहाँ जो आप इंजीनियरिंग कॉलेजेस जिस तरह की है, जो लेवल की है, हमारे यहाँ दूसरी साइंस की जो कॉलेजेस हैं, टेक्नोलॉजी की जो कॉलेजेस हैं, तो वो बहुत ज़बरदस्त है। और ये सब चीज़ तभी हो सकती है जो कौम तालीम याफ्ता हो। जो विकसित देशों की जो आप बात करते हैं वो उनकी बुनियाद क्या है? भाई अमेरिका, ये तो अमेरिका को अगर आप जाओ तो अमेरिका में 250 साल से वो यूनिवर्सिटियां हैं उस तरह की। आप ऑक्सफोर्ड में मैं गया था, मैं हैरान हो गया, वो 400 साल पुरानी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या कैम्ब्रिज। तो वो 400 साल पहले से उन्होंने, हम 75 साल ही हुए हमको तो। लेकिन मैं बिल्कुल हमारे जो हमारे पूर्वज थे, या जो आज़ादी के बाद जिन लोगों ने, जो भी गरीब मुल्क था हमारा बहुत, है ना, उस वक्त तो हमारे मुल्क की हालत, लेकिन उन्होंने जिस तरह का जो फाउंडेशन बनाया है इंजीनियरिंग कॉलेजेस का, मैनेजमेंट की इंस्टीट्यूट का, और फिर हर सरकार उसको एक नए लेवल पे लेकर गई। उसमें मोदी साहब की जो सरकार आई तो उन्होंने भी जिस तरह से मेडिकल कॉलेजेस बनाई, जगह जगह पर इंजीनियरिंग कॉलेजेस बनाई, IIM बनाई। तो हमारी हर सरकार में देख रहा हूँ सालों से कि बाकी चीज़ों में हमको प्रॉब्लम होगा, लेकिन एजुकेशन के मामले में हमारी हर गवर्नमेंट ने कुछ न कुछ किया है। तो ये उसका नतीजा है कि आज पूरी दुनिया में आप देखें ना कि जो फॉर्च्यून 500 की टॉप 10 कंपनियों के अंदर 8 तो हिंदुस्तानी है CEO। तो ये अगर चलता रहा ना हमारा इसी तरह, तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा, बीइंग अ एंटरप्रेन्योर, बीइंग अ मुस्लिम, आप मोदी सरकार को कैसे देख रहे हैं? देखिए ऐसा है कि मोदी सरकार को या किसी सरकार को आप देखो तो पूरे उसमें देखो, पूरे फ्रेम में। मुझे याद है कि हमारे एक इस्लामिक स्कॉलर थे, उन पर एक दूसरे इस्लामिक स्कॉलर ने बड़ी टिप्पणी की, नाम नहीं लेता, दोनों बड़े थे। तो जिन पर टिप्पणी की थी ना, उन्होंने कहा कि मौलाना ठीक है आपने जो कहा, लेकिन आप मेरे पूरे काम को लीजिए, मेरे पूरे काम को लीजिए। मैंने 100 किताबें लिखी हैं, आपने मेरी एक किताब के ऊपर, तो मैं मोदी सरकार को या किसी भी सरकार को मैं लूंगा पूरे उसमें। तो ठीक है, कुछ गलत है, कुछ सही है, लेकिन ओवरऑल उन्होंने खास तौर से ये एंटरप्रेन्योरशिप है या एजुकेशन का जो है, उस पर उन्होंने बड़ा काम किया है। यानी और ख़ास तौर से मोदी साहब ने पर्सनली जो उनकी जो एक वो तो उनका एक पर्सनल जो हमने 20 साल से देखा कि उनकी जो एक वो है कि भाई दुनिया में जो गए और उन्होंने वो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि मैं पूरी दुनिया में पहले भी जाता था, अब भी जाता हूँ।
खासतौर से अरब मुल्कों में, ये पूरे अरब मुल्कों में जो हिंदुस्तान की छवि एकदम, अब लोग उस पर भी एतराज करेंगे, अब मैं कुछ बोलूंगा तो, लेकिन वो तो आपको मानना पड़ेगा कि मोदी साहब ने जो यानी एक अक्खा जो कहते हैं ना कि वो देखने का अंदाज जो है ना वहाँ वालों का सिनेरियो बदल दिया है, वो उसमें आपको उनको मार्क्स देना पड़ेगा। ये उनका एक खास चीज है। दोस्तों, अगर आपको अपने मुस्तकबिल को यानी कि भविष्य को सुरक्षित करना है तो ये मान के चलिए कि तालीम आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तालीम के बिना, किसी भी किस्म की शिक्षा के बिना आप अशिक्षित हैं। जब अशिक्षा आपके पास है तो आपको कोई भी रोशनी, कोई भी सुराग नहीं मिलेगा जीने का। इसलिए तालीम बहुत ज़रूरत है। और जिस तरह से ज़फ़र साहब तालीम और तरबियत, क्योंकि तालीम होगी तो तरबियत बनेगी, तो उस पर काम कर रहे हैं और स्टूडेंट्स के लिए काम कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा विज़न रख रहे हैं। और इस देश के ऐसी हस्तियों को, ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को और ऐसे शिक्षाविदों को वो छोटे शहरों तक लेके आ रहे हैं। जैसे कि उन्होंने कहा कि ये उनका 57वां प्रयास है इस शहर में, बरेली शहर में। तो ये एक बहुत बड़ी मुहिम है, ये एक बहुत बड़ी पेशकश है, ये एक बहुत बड़ी मदद है। क्योंकि आप प्यासे के पास कुआं आ रहा है तो उस कुएं से पानी भरिए, अपनी प्यास बुझाइए, अपने मुस्तकबिल को शानदार रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज़फ़र साहब।